ये पढ़ चुके हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है और पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों किया जाता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और इसके लिए कौन-कौन से सिद्धांत बताए गए हैं। थ्योरीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर भी मैं आपको सारी पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें थ्योरीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर में सबसे पहली थ्योरी जो आपकी आई थी वो थी वेगनर हाइपोथेसिस, जिसे हम लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज कहते थे। दूसरी थी हमारी पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस। तीसरी थी हमारी क्रिटिकल लिमिट हाइपोथेसिस, जो कि हमें कोलिन क्लार्क ने दी थी। इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर के बढ़ने के क्या कारण हैं और आजकल पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर के आज हम पढ़ेंगे कि इफेक्ट्स क्या होते हैं। देखिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी सरकार विवेकपूर्ण ढंग से व्यय करती है तो वो अपने व्यय के द्वारा बहुत सारे इफेक्ट जो है इकोनॉमी पर डाल सकती है, जो कि पॉजिटिव इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि उत्पादकता में वृद्धि कर सकती है, धन की असमानता में कमी कर सकती है, राष्ट्रीय संसाधनों का उचित प्रयोग कर सकती है। लेकिन अगर यही पब्लिक एक्सपेंडिचर ढंग से ना किया जाए और विवेकपूर्ण नीति से ना करके हम इसे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट कर दें और इसे अनुत्पादक कार्यों पर खर्च करना शुरू कर दें, तो हम इसी इकोनॉमी को गर्त की अवस्था में भी ले जा सकते हैं। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर के इफेक्ट्स क्या-क्या होते हैं, इनको हम बेसिकली 3 मेजर पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला इफेक्ट जो आता है वो आता है इसका प्रोडक्शन पे इफेक्ट या उत्पादन के ऊपर इफेक्ट। दूसरे इफेक्ट्स को हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन पर इफेक्ट्स के रूप में मान सकते हैं कि वितरण के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है पब्लिक एक्सपेंडिचर का। और बाकी सारे जितने भी इफेक्ट्स हैं उनको हम अदर्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जिन इफेक्ट्स के ऊपर आते हैं वो आते हैं हमारे पब्लिक एक्सपेंडिचर के प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट्स। देखिए, प्रोडक्शन के ऊपर जो इसके इफेक्ट्स हैं उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है डायरेक्ट इफेक्ट, यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जब गवर्नमेंट करती है तो उसका उत्पादन के ऊपर प्रत्यक्ष प्रभाव क्या पड़ता है। और दूसरे हमारे आते हैं इनडायरेक्ट इफेक्ट्स, यानी कि अप्रत्यक्ष प्रभाव, यानी कि गवर्नमेंट जब पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है तो उसका जो है उत्पादन के ऊपर क्या जो है वो अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट एफर्ट्स के ऊपर आते हैं। डायरेक्ट इफेक्ट का मतलब है कि डायरेक्ट इफेक्ट क्या-क्या होते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर की प्रोडक्शन के ऊपर। तो देखिए, गवर्नमेंट बहुत तरीके से उत्पादन को प्रभावित कर सकती है। इसमें सबसे पहला काम ये है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने आप से बहुत सारी फैक्ट्रीज को एस्टैब्लिश कर सकती है। अपने आप से कैसे एस्टैब्लिश कर सकती है फैक्ट्रीज को? जैसे कि वो एनटीपीसी लगा सकती है, ओएनजीसी लगाई उसने, गेल लगाई, भेल लगाई। अब देखिए, जिस समय बिजली का उत्पादन प्राइवेट सेक्टर नहीं करता था, उस समय जो है बिजली का उत्पादन करने का एक ही तरीका है कि गवर्नमेंट जो है खुद से अपनी वो लगाए और इसके थ्रू जो है अपना खुद खुद से बिजली का उत्पादन करे। और जब वो खुद से बिजली का उत्पादन करेगी तो डेफिनेट सी बात है कि उससे उसको फायदा होगा और फायदा होकर के वो ये काम कर सकती है कि जो है प्रोडक्शन को जो है वो खुद से बढ़ा सकती हैं। तो गवर्नमेंट का ये मेजर काम होता है कि वो खुद से उत्पादन करके जो है वो इस काम को बढ़ा सकती हैं। दूसरा काम जो गवर्नमेंट कर सकती है वो है आपका इकोनॉमिक एड और सब्सिडी प्रोवाइड करना। तो गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक एड भी दे सकती है और जो है वो सब्सिडी भी प्रोवाइड कर सकती है। सब्सिडी कैसे प्रोवाइड कर सकती है? देखिए, गवर्नमेंट जो है जितनी भी कंपनियां हमारी नई हैं उनको वो आर्थिक सहायता दे सकती है, एमएसएमईज को सहायता दे सकती है। जैसे स्टार्टअप हैं, इनके ऊपर आप टैक्स से छूट दे दें, इनको आप जो कच्चा माल है वो सस्ते में प्रोवाइड करें, उनको सब्सिडी प्रोवाइड करें। तो इन स्टार्टअप्स को खड़ा होने में और इन नई इंडस्ट्रीज को खड़ा होने में, या जो हमारी इंडस्ट्री जो है इस समय लॉस में जा रही हैं, उनको लॉस को पूरा करने में भी जो है वो इसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, या गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू इसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। तीसरा मेजर काम जो गवर्नमेंट कर सकती है वो है इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड, यानी कि प्रभावशाली मांग में वृद्धि करके। अब आप प्रभावशाली मांग में वृद्धि कैसे करोगे? इन इंडस्ट्रीज से जो चीजें पैदा होती हैं, गवर्नमेंट इनको खुद खरीद सकती है। अपने गवर्नमेंट सेक्टर में ये नियम बना सकती है कि हम जो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर करेंगे या गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो भी सामान आएगा वो मैक्सिमम हमारे कंट्रीज की उद्योगों से खरीदा जाएगा। तो हम अपने उद्योगों की मांग में प्रभावशाली वृद्धि कर सकते हैं, जिससे जब उनका उत्पादन बिकेगा तो उनको इंसेंटिव मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी देखिए कोरोना वैक्सीन बनी है, तो गवर्नमेंट ने जिन वैक्सीन को मंजूरी दी है, कोवैक्सीन, जो दोनों की दोनों वैक्सीन है वो हमारे ही देश में बनी हुई हैं और सीरम इंस्टीट्यूट और जो है भारत बायोटेक उसको बना रही है।
हमने किसी भी फाइजर, मैडोना या स्पुतनिक को परमिशन नहीं दी। क्यों? इससे क्या होगा कि जब हम अपने देश में बनी हुई वैक्सीन का इस्तेमाल करेंगे तो नेचुरली इन कंपनीज को इंसेंटिव मिलेगा। इनकी जब वैक्सीन बिकेगी और वो यहाँ पे ट्राइड एंड टेस्टेड होगी तो विदेशों में भी उसकी डिमांड बढ़ेगी और टोटल इनकी इफेक्टिव डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो गवर्नमेंट जो है खुद खरीद करके भी जो है इन उद्योगों की इफेक्टिव डिमांड को इंक्रीज कर सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट और भी तरीके से उन उत्पादन में मदद कर सकती है, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिसर्च करके। आपको मालूम है कि जो हमारी एमएसएमई इंडस्ट्रीज हैं या कॉटेज इंडस्ट्री है या बहुत स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इंडस्ट्रियल रिसर्च कर सके या औद्योगिक अनुसंधान कर सके। ऐसे केस में गवर्नमेंट खुद औद्योगिक अनुसंधान करके इन नई नई प्रोसेस को खोज सकती है, नई नई वस्तुओं को खोज सकती है, नई नई इनोवेशन कर सकती है और ये सारी चीजें जो है इन उद्योगों को बहुत ही कम रेट पर अवेलेबल करा सकती है। तो गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा भी जो है वो इन उद्योगों की मदद कर सकती है और प्रोडक्शन को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकती है। तो ये चार वो मेजर हैं जिसके थ्रू जो है गवर्नमेंट उत्पादन को डायरेक्टली इफेक्ट करती है और उत्पादन के ऊपर एक बहुत अच्छा प्रभाव जो है वो अर्थव्यवस्था में डाल सकती है। इसके अलावा बहुत सारे इनडायरेक्ट इफेक्ट भी जो है वो प्रोडक्शन के ऊपर होते हैं और इनडायरेक्ट इफेक्ट को हम प्रैक्टिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो आता है वो आता है आपका एफिशिएंसी इफेक्ट। एफिशिएंसी इफेक्ट कहते हैं इसे। दूसरा जो आपका आता है वो आता है आपका इंसेंटिव इफेक्ट। तीसरा जो आपका आता है वो आता है आपका एलोकेटिव इफेक्ट या वितरणात्मक कार्य। इन तीनों को ही जो है अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये तीनों इफेक्ट जो है वो क्या होते हैं। तो इनडायरेक्ट इफेक्ट के ये इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है तीनों के तीनों ये डाल्टन ने अपनी बुक पब्लिक फाइनेंस के अंदर दिए थे और उन्होंने जिनको पब्लिक एक्सपेंडिचर के प्रोडक्शन के इफेक्ट्स को डिवाइड किया था वो 3 पार्ट्स में ही डिवाइड किया था। पहला था एफिशिएंसी इफेक्ट। एफिशिएंसी इफेक्ट का मतलब है, हम इसे आम भाषा में भी कहते हैं, कार्य करने, बचत करने व विनियोग करने की क्षमता पर प्रभाव। यानी कि गवर्नमेंट जिस समय पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है तो लोगों की कार्य करने, बचत करने या उनकी जो इन्वेस्ट करने की एबिलिटी है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है इसको भी हम कई पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट किस तरीके से लोगों की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। वो उनकी इंक्रीज परचेजिंग पावर को इंक्रीज कर सकती है। कैसे? गवर्नमेंट कैसे लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज कर सकती है? जैसे कि गवर्नमेंट जब सैलरी देती है, वेजेस देती है, अलाउंसेस देती है, इनका डीए बढ़ाती है, लोगों को पेंशन प्रोवाइड करती है, तो गवर्नमेंट सीधा पैसा जो है वो लोगों के हाथ में पहुंचाती है। जब सीधा पैसा लोगों के हाथ में पहुंचाती है तो ये लोग जाकर के मार्केट में जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं। जब ये लोग जाकर के मार्केट में गुड्स एंड सर्विस खरीदते हैं तो नेचुरली है कि लोगों की इंक्रीज परचेजिंग पावर इंक्रीज होती है या लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है। इससे जो उनकी एबिलिटी टू वर्क, सेव और इन्वेस्ट है उसमें भी वृद्धि होती है। इसी तरह गवर्नमेंट जब 6 पे कमीशन लागू करती है या गवर्नमेंट जो है जिस समय वो 7th पे कमीशन लागू करती है या उन्हें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करती है लोगों को या किसान सम्मान निधि के थ्रू जो है पैसा प्रोवाइड करती है, तो भी वो लोगों की परचेजिंग पावर को इंक्रीज करती है और इस तरीके से वो लोगों की एबिलिटी टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्ट इन तीनों को ही प्रोत्साहित करती है। तो पहला काम जिसके थ्रू वो एफिशिएंसी बढ़ा सकती है, लोगों की एबिलिटी टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्ट को इंक्रीज कर सकती है, वो था परचेजिंग पावर को इंक्रीज करना। दूसरा तरीका जिसके थ्रू लोगों की इसमें एफिशिएंसी इफेक्ट में वृद्धि की जा सकती है उसको हम कहते हैं कि लोगों को गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करना, वो भी चीप रेट के ऊपर या सब्सिडाइज रेट के ऊपर। चीप रेट और सब्सिडाइज रेट के ऊपर आप कैसे प्रोवाइड करेंगे? जैसे सपोज कीजिए एलपीजी के सिलेंडर सब्सिडी वाले देना, चीप हाउसेज देना। जैसे कि गवर्नमेंट ने योजना चला रखी है कि 2.5 लाख रुपए पीएम आवास योजना के अंतर्गत दिया जाएगा, तो थोड़ा सा पैसा व्यक्ति अगर अपना लगा दे तो नेचुरली उसका एक पक्का हाउस जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक इसी तरह आपने टॉयलेट बनाने के लिए हेल्प कर दी कि 12,000 रुपए हम देंगे, 6,000 रुपए जो है आप खुद लगा लीजिए, तो लोगों के घर में टॉयलेट तैयार हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि थोड़ी सी मदद गवर्नमेंट करती है, थोड़ी सी मदद जो है आपको खुद अपने लेवल पे करनी है ताकि लोग पैसे का इस्तेमाल सही जगह पर करें। ठीक इसी तरह एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये सारे काम करके भी, चीप सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये सारे काम करके भी गवर्नमेंट जो है वो लोगों की एफिशिएंसी को बढ़ा सकती है और उनकी एबिलिटी टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्ट को प्रमोट कर सकती है। इसके अलावा
गवर्नमेंट जिससे एफिशिएंसी लोगों की बढ़ा सकती है, वो तीसरा और सबसे इफेक्टिव तरीका है कि लोगों को ऑक्सिलरी सर्विसेज प्रोवाइड करना। ऑक्सिलरी सर्विसेज का क्या मतलब होता है कि उत्पादन वृद्धि में जो सहायक सुविधाएं हैं, आप उनको लोगों को प्रोवाइड कर दीजिए। उत्पादन वृद्धि में सहायक आपकी कौन सी सेवाएं हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, रोड्स अच्छी बना के दे दीजिए, रेलवे कर दीजिए, कम्युनिकेशन की सुविधाएं अच्छी कर दीजिए। जैसे सपोज कीजिए गवर्नमेंट ने अभी डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर चलाया है, तो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर पे अब जो मालगाड़ी है वो 90 की स्पीड से दौड़ेगी, पहले जो 50-60 की स्पीड से दौड़ती थी। नेचुरली माल आपका टाइम से पहुंचेगा, जल्दी से पहुंचेगा, चूंकि अब उनका पैसेंजर ट्रांसपोर्ट से कोई लिंक नहीं है, तो सीधा मालगाड़ी जहां से स्टार्ट होगी बिल्कुल टाइम पर ही आपके वो उस सामान को लेकर पहुंच जाएगी। तो जो उद्योगपति हैं उनके ऑर्डर्स डिले नहीं होंगे, जिन लोगों ने उसमें माल ट्रांसपोर्ट कराया है उनकी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक इसी तरह जो बीच में अगस्त से जो गवर्नमेंट ने किसान रेल स्टार्ट की है, जिसमें कि किसानों के खेतों से सामान लेकर के उन्हें विभिन्न मंडियों तक पहुंचाया जाता है, और वो पॉपुलर हो रही हैं, और अब तक 100 ट्रेन गवर्नमेंट स्टार्ट कर चुकी है। तो गवर्नमेंट ऑक्सिलरी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑक्सिलरी सर्विसेज में क्या है, आप उद्योगों को 24 घंटे बिजली दीजिए, आप जो है उन्हें सब्सिडाइज रेट के ऊपर बिजली दीजिए, आप जो है उन्हें अच्छा ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कीजिए, आप जगह जगह इंडस्ट्रियल हब्स बना दीजिए, एसईजेड बना दीजिए, उनको जो है एक ही जगह पे सारी सुविधाएं, बैंकिंग से लेके इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट से लेके फ्राइट कॉरिडोर, सब चीजें अवेलेबल करा दीजिए। इससे क्या होगा कि उत्पादन जो है वो आपका बहुत कॉम्पिटिटिव रेट पर तैयार हो जाएगा, और बहुत ही कम समय में जहां पर वो पहुंचना है वो वहां पर पहुंच भी जाएगा। तो गवर्नमेंट जो है इस तरीके से लोगों की एबिलिटी टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्ट को जो है वो प्रमोट कर सकती हैं। दूसरा जो आता है वो आपका आता है इंसेंटिव इफेक्ट। इंसेंटिव इफेक्ट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है कार्य करने, बचत करने और विनियोग करने की इच्छा पर प्रभाव, यहाँ देखिए योग्यता पर प्रभाव था, यहाँ पर है इच्छा पर प्रभाव। सामान्यतः ये माना जाता है कि गवर्नमेंट जब लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट जब लोगों को पेंशन देती है, प्रोविडेंट फंड देती है, सोशल सिक्योरिटी देती है, तो इससे लोगों की काम करने की इच्छा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पर ऐसा वास्तव में नहीं है। अगर ये सारे सोशल सिक्योरिटी मेजर्स कुछ कंडीशंस के साथ दिए जाएं, कंडीशन का मतलब है आप शर्तें लगा दीजिए, जैसे कि प्रोविडेंट फंड आपको तभी मिलेगा जब आप नौकरी करेंगे, तो नेचुरली जब तक आप नौकरी करते रहेंगे आपका प्रोविडेंट फंड कटता रहेगा, नौकरी के बाद आपको मिलेगा। पेंशन आपको तभी मिलेगी जब मिनिमम आप 10 साल या 20 साल की नौकरी करेंगे, तो ये भी तरीका है कि आप इंड्यूस कर सकते हैं लोगों को करने के लिए काम। इसी तरह आपकी और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं जिसके थ्रू लोगों को इंड्यूस किया जा सकता है काम करने के लिए। एनपीएस में आप मिनिमम इतना पैसा डालेंगे तो आपको जो है पेंशन मिलेगी, या आप इतना मिनिमम इंश्योरेंस में कंट्रीब्यूट करेंगे तो गवर्नमेंट आपको सिकनेस या अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर हम कंडीशनल प्रोवाइड करें तो नेचुरली है, कंडीशनल प्रोवाइड करने से लोगों को की काम करने और सेव करने और इन्वेस्ट करने की जो विलिंगनेस है वो बढ़ती है, ना कि घटती है। तो गवर्नमेंट कुछ कंडीशंस के साथ अगर इसको अप्लाई करती है तो ये काम भी किया जा सकता है। तीसरा जो इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है प्रोडक्शन के ऊपर वो होता है एलोकेटिव इफेक्ट। एलोकेटिव इफेक्ट का मतलब है वितरणात्मक प्रभाव, यानी कि आप इकोनॉमिक रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर सकते हैं। अब आप इकोनॉमिक रिसोर्सेज को डाइवर्ट किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए इकोनॉमिक ये पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू जो है गवर्नमेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज को जो है डाइवर्ट कर सकती है, उनका डायरेक्ट री एलोकेशन कर सकती है। डायरेक्ट री एलोकेशन का मतलब है प्रत्यक्ष पुनर्वितरण। प्रत्यक्ष पुनर्वितरण आप किस तरीके से कर सकते हैं? प्रत्यक्ष पुनर्वितरण आप कर सकते हैं कि आप जो है डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, वेलफेयर वर्क के ऊपर काम करते हैं, तो डायरेक्ट री एलोकेशन जो है आप पब्लिक एक्सपेंडिचर का इन एक्टिविटीज के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं कि ये सारी चीजें जो है वो किस तरीके से वर्क करेंगी। तो सेकंड काम आपका ये हो सकता है कि आप जो है इंड्यूस्ड रीएलोकेशन कर सकते हैं। इंड्यूस का मतलब है प्रेरित पुनर्वितरण। प्रेरित का मतलब है जिसमें कि हम लोगों को इंड्यूस करते हैं, प्रेरित करते हैं कि वो काम करें। प्रेरित करने के लिए हम उनके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में बहुत अच्छी रोड्स बना सकते हैं, रेलवेज की फैसिलिटी दे सकते हैं, डेडिकेटेड फ्राई कॉरिडोर दे सकते हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लेकर आ सकते हैं किसानों की हेल्प के लिए, किसान रेल लेकर के आ सकते हैं। तो ये इंड्यूस्ड एलोकेशन होता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू हम देश के संसाधनों को उस तरफ मोड़ सकते हैं जो देश के उत्पादन के ऊपर जो है वो अच्छा प्रभाव डालते हैं, या जो है वो उत्पादन के ऊपर प्रोडक्टिव इफेक्ट डालते हैं।
ठीक इसी तरह गवर्नमेंट रीजनल रीएलोकेशन भी कर सकती है पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू। रीजनल एलोकेशन क्या होता है? इसे कहते हैं क्षेत्रीय पुनर्वितरण। क्षेत्रीय पुनर्वितरण का मतलब है कि देश के जो एरिया अंडर डेवलप्ड रह गए हैं या वो कम विकसित हैं, वहां पर आप जानबूझ के उद्योग लगा दीजिए, वहां पर आप टैक्स हॉलीडे प्रोवाइड कर दीजिए, वहां पर आप एक SEZ खोल दीजिए या इंडस्ट्रियल हब बना दीजिए। जैसे अभी गवर्नमेंट ने पूर्वांचल में किया है यूपी में, कि उन्होंने डिफेंस कॉरिडोर वहां पे खोला जाएगा। नेचुरली जब डिफेंस कॉरिडोर वहां पर खुलेगा, गवर्नमेंट पैसा लगा के डिफेंस कॉरिडोर खोल के देगी, तो वहां पे न केवल फैक्ट्रियां लगेंगी बल्कि लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, वो पूरा इलाका डेवलप होगा। तो गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू रीजनल एलोकेशन कर सकती है और पैसे को वहां पर भेज सकती है जहां पर की जो इलाका किसी वजह से अंडर डेवलप्ड रह गया है, वहां का विकास कर सकती है। इसी तरह आप जो है जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। जब आप वहाँ ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोलेंगे तो नेचुरली है ना केवल ट्राइब्स को पढ़ने के लिए मिलेगा बल्कि उनको नौकरियां भी मिलेंगी, खासतौर से जो लोअर ग्रेड नौकरियां हैं वो मिलेंगी। जब उन्हें नौकरियां मिलेंगी तो उनकी आमदन भी बढ़ेगी, उनका जो सामान है वो भी उसमें खपेगा, उनके बच्चे भी पढ़ेंगे, तो नेचुरली है कि वो इलाका डेवलप हो जाएगा। आज तक जितने भी एरियाज डेवलप हुए हैं उनमें डेवलप करने में गवर्नमेंट अगर चाहे तो उन्हें डेवलप करने में उसका बहुत बड़ा योगदान इस पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू हो सकता है। इसी तरह प्रेजेंट से फ्यूचर रीएलोकेशन, वर्तमान से भविष्य की ओर पुनर्वितरण करना। वर्तमान से भविष्य की ओर पुनर्वितरण का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट अगर ये चाहती है कि लोग जो है वर्तमान में खर्चा कम करें और फ्यूचर के लिए कुछ बचा के रखें, तो गवर्नमेंट अब इनको पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू फ्यूचर रीएलोकेशन की तरफ भी मोड़ सकती है। जैसे कि NSCs के थ्रू, इंश्योरेंस के थ्रू, NPS, पेंशन, ये सब क्या है कि हम वर्तमान में अपने खर्चे को डिफर करते हैं और भविष्य के लिए उसे बचाते हैं, ताकि भविष्य में जब भी हमारे को जरूरत हो या हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आए तो रेडी मनी हमारे पास अवेलेबल हो। न केवल ये बल्कि गवर्नमेंट एक काम और कर सकती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू जो है जितनी भी हार्मफुल आइटम्स हैं उनके ऊपर खर्च ना करके जितनी भी प्रोडक्टिव आइटम्स हैं और लोगों के लिए बहुत यूजफुल है, जैसे कि मिड डे मील हो गया या फिर प्राइमरी एजुकेशन हो गई या फिर प्राइमरी हेल्थ हो गई, इनके ऊपर खर्च करके गवर्नमेंट जो है वो लोगों की डाइवर्जन कर सकती है इकोनॉमिक रिसोर्सेज का और इकोनॉमी को जो है वो प्रोडक्टिविटी की तरफ ले जा सकती है। तो ये था कि लोक व्यय के जो है वो प्रोडक्शन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों देख लिए, डायरेक्ट चारों इफेक्ट देख लिए और इनडायरेक्ट इफेक्ट में हमने तीनों इफेक्ट देख लिए। एफिशिएंसी इफेक्ट, इसके बाद आपका एफिशिएंसी इफेक्ट के बाद आता है इंड्यूसिव इफेक्ट और तीसरा आता है आपका एलोकेटिव इफेक्ट। अब आता है सेकेंड इफेक्ट जो आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर का, वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण के ऊपर प्रभाव। वितरण के ऊपर जो प्रभाव होता है वो बहुत जबरदस्त होता है। गवर्नमेंट चाहे, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि इकोनॉमीज जब डेवलप करती हैं तो उसमें एक अजीब सी इनइक्वालिटी आ जाती है। रिच लोग और रिच होते चले जाते हैं और गरीब लोग और गरीब होते चले जाते हैं। कुछ इलाके पिछड़े रह जाते हैं, कुछ इलाके बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर करके इस इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटी को कम कर सकती है। जो पिछले इलाके हैं उनका विकास भी कर सकती है। कैसे कर सकती है? देखिए जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है वो तीन तरीके का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर, इसे हम प्रतिगामी व्यय भी कहते हैं। रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर वो होता है जहां पे कि एक्सपेंडिचर करने का फायदा अमीरों को मिलता है। जैसे कि सपोज कीजिए आप अमीर इलाके में एक मेट्रो चला दीजिए या फिर आप हॉस्पिटल खोल दीजिए, तो ये कहलाएगा रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर। वहां इसकी जरूरत भी नहीं थी लेकिन आपने बहुत अच्छा एम्स खोल दिया वहां या बहुत अच्छा कोई हॉस्पिटल खोल दिया, तो उसका फायदा किसको मिल रहा है? मैक्सिमम अमीर लोगों को। ये कहलाता है रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर या प्रतिगामी एक्सपेंडिचर, जिसका फायदा केवल अमीरों को होता है। दूसरा होता है प्रोपोर्शनल एक्सपेंडिचर या आनुपातिक एक्सपेंडिचर। आनुपातिक एक्सपेंडिचर वो होता है जिसमें कि हम सबको प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर करते हैं हर इलाके पर या हर लोगों पर, चाहे वो अमीर हो या गरीब। बट अगर आप देखेंगे तो एंड में जाकर के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर भी जो होता है वो अमीरों के ज्यादा फेवर में होता है और गरीबों के फेवर में इतना नहीं होता। कारण दिखता तो हमें ये प्रोपोर्शनेट है कि 10% एक्सपेंडिचर हम हर जगह कर रहे हैं, लेकिन 10% एक्सपेंडिचर जब हम अमीर जगह पर करते हैं, अमीर लोगों के लिए करते हैं, तो उन्हें फायदा ज्यादा होता है बजाय गरीबों के। तीसरा जो हमारा एक्सपेंडिचर आता है वो आता है प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर या प्रगतिशील व्यय। प्रगतिशील व्यय वो होता है जहां पर कि खर्चा करने का मैक्सिमम फायदा जो है वो गरीब लोगों को मिलता है।
तो जब आप गरीब इलाके में कोई एक अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल देते हैं, अच्छा स्कूल खोल देते हैं, या फिर आप वहाँ पर अच्छा सा जो है स्किल डेवलपमेंट का कोई सेंटर खोल देते हैं, या आप वहाँ पर कोई अच्छा हॉस्पिटल खोल देते हैं, तो नेचुरली है कि इन लोगों को एजुकेशन बहुत सस्ती मिल जाती है, इलाज बहुत सस्ता मिल जाता है। तो इसका फ़ायदा जो है इनको होता है और इनडायरेक्टली रूप में इनकी इनकम जो है वो बढ़ जाती है और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट जो है ये वाला पब्लिक एक्सपेंडिचर इन गरीब लोगों के ऊपर डालता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन पर इसके कौन से इफ़ेक्ट पड़ेंगे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल या फिर प्रोग्रेसिव। लेकिन जनरली हमें जो करना चाहिए वो हमें हमेशा प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर करना चाहिए, खास तौर से अगर समाज में हम इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटीज़ को कम करना चाहते हैं। तो इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटीज़ को कम करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो कुछ स्टेप्स भी उठा सकती है पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू। क्या स्टेप्स उठा सकती है? जैसे कि लोगों को नकद पैसा दिया जा सकता है, कैश ग्रांट, नकद निधि। आप लोगों को नकद पैसा प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे? किसान सम्मान निधि के रूप में, विडो पेंशन के रूप में, ओल्ड एज पेंशन के रूप में। सपोज कीजिए जैसे आप विडो पेंशन करते हैं, विडो पेंशन में आपने विधवाओं को पेंशन दी, मान लीजिए सिर्फ 500 रुपए दी, लेकिन इससे उनकी इनकम बढ़ी, वो ये पैसा जाके मार्केट में खर्च करेंगी। मार्केट में खर्च करेंगी तो मार्केट में सामान खरीदेंगी तो उद्योगपतियों का सामान बिकेगा, दुकानदारों का बिकेगा तो उद्योगपतियों से वो माल खरीदेंगे। तो एक्चुअली इस सब का इफेक्ट क्या होगा? प्रोडक्शन के ऊपर एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होगा। मान लीजिए आपने किसान सम्मान निधि में किसान के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए डाल दिए। अब 2,000 रुपए आपने इसलिए डाले ताकि वो अच्छे बीज खरीद सके। जिस समय उसे बीज खरीदने की जरूरत होती है उस समय उसे किसी की तरफ देखने की जरूरत ना पड़े। तो आप ये पैसा उस समय डालो जब बुआई का टाइम होता है और किसानों को बीज खरीदने की जरूरत होती है। तो आपने दिया, वो गया बाजार से अच्छे हाइब्रिड बीज खरीद लाया, उसने अपने खेत में डाले, इससे उसकी पैदावार अच्छी हुई। पैदावार अच्छी होगी, उत्पादन अच्छा होगा, तो नेचुरली उसको जो है पैसे भी अच्छे मिलेंगे, पैसे अच्छे मिलेंगे तो उसकी आमदन बढ़ेगी। आमदन बढ़ेगी तो नेचुरल सी बात है कि वो बाजार में जाकर के सामान खरीदेगा, उससे टोटल जो आपका प्रोडक्शन पर है वो अच्छा असर पड़ेगा और इनकम और वेल्थ की जो इनइक्वालिटीज हैं वो भी कम करने में हमें इस पर मदद मिलती है। तो ये था कि कैश ग्रांट के थ्रू आप लोगों की इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटी को कम कर सकते हो। इसके अलावा आप गरीब लोगों को फ्री और चीप गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। फ्री में, मुफ्त में या फिर बहुत सस्ती गुड्स एंड सर्विसेज, जिन चीजों का इस्तेमाल गरीब लोग करते हैं या लोअर मिडिल क्लास के लोग करते हैं, वहां पर आप उन्हें ये गुड्स जो है वो बहुत चीप या सब्सिडी रेट पर प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे कि फ्री एजुकेशन, मिड डे मील, लैपटॉप, साइकिल, ये सब आप उन्हें बहुत चीप रेट पर दे सकते हो। सपोज मिड डे मील हम फ्री दे रहे हैं, अब इसका क्या इफेक्ट होगा? देखिए, अगर बच्चों को मिड डे मील बनेगा मिलेगा तो उनमें स्टंटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, उनकी ग्रोथ प्रॉपर होगी। अगर बच्चे हमारे हेल्दी होंगे तो उनकी मेंटल हेल्थ सॉलिड होगी, वो स्कूलों में सीखेंगे अच्छी तरह, क्योंकि भूखे पेट को तो कोई एजुकेशन भी प्रोवाइड नहीं की जा सकती। जब उनका न्यूट्रिशन लेवल अच्छा होगा, उनका हेल्थ लेवल अच्छा होगा, तो हमें समाज के लिए, अपने देश के लिए एक स्वस्थ नागरिक मिलेंगे। जो स्वस्थ नागरिक होते हैं, उनकी जो प्रोडक्टिविटी लेवल होता है, वो भी बहुत हाई होता है। तो मिड डे मील पर जो हम पैसा खर्च करेंगे, उसका टोटल रिजल्ट अगले 80 सालों तक हमें मिलता रहेगा। जब तक ये बच्चे जिंदा रहेंगे, जब तक ये बच्चे हेल्दी होंगे, और अगर यही बच्चे बचपन में केवल न्यूट्रिएंट मील ना मिलने की वजह से स्टंटेड हो जाते हैं या इनकी ग्रोथ हैम्पर हो जाती है या मेंटल ग्रोथ में मेंटली रिटार्डेड ले जाते हैं, तो आप जिंदगी भर इनके ऊपर कितने ही एफर्ट्स कर लो, कितना ही पैसा खर्च लो, आप इनसे वो प्रोडक्टिविटी लेवल नहीं ले सकते जो कि एक हेल्दी बच्चे से या हेल्दी इंसान से ले सकते हो। ठीक इसी तरह आजकल जैसे प्रॉब्लम है ऑनलाइन एजुकेशन की, बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उन्हें फ्री में लैपटॉप दे दीजिए। लड़कियों को स्कूल तक ले जाने के लिए जैसे गवर्नमेंट ने योजना चलाई थी फ्री साइकिल्स देने की 6 टू 8th क्लास में, तो बहुत अच्छी योजना है। आप लड़कियों को इस तरीके से एक सेफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हो कि वो सेफली अपने घर से बहुत कम टाइम में आ जा सकती हैं। अगर उनका स्कूल खासतौर से 4-5 किलो के रेडियस में आप बच्चों के लिए स्कूल खोल देते हो, तो नेचुरली है कि उस इलाके का आप एजुकेशन लेवल इंक्रीज कर सकते हो। तो गवर्नमेंट इस तरीके से जो है चीप हाउसेज प्रोवाइड करना, सब्सिडाइज्ड टॉयलेट, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, ये चीजें प्रोवाइड करके आप इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटी को कम कर सकते हो, समाज में एजुकेशन का लेवल राइज कर सकते हो, हेल्थ का लेवल राइज कर सकते हो, और इसका ओवरऑल इफेक्ट ये होगा कि लोगों की इनकम और वेल्थ जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो गवर्नमेंट इस तरीके से जो है लोगों की इनकम और हेल्थ इंक्रीज कर सकती है।
इसके अलावा अभी अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था कि आप ज्यादा से ज्यादा खर्चा उन इलाकों पर करो पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू थ्रू जो कि या तो अंडर डेवलप्ड रह गए हैं या किसी वजह से अनडेवलप्ड रह गए हैं। सपोज कीजिए बिहार, अगर आपको रहता है कि बिहार किसी वजह से अंडर डेवलप रह गया या अनडेवलप, तो वहां पर आप अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट खोलिए गवर्नमेंट के, एम्स खोलिए, वहां पर अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज खोलिए, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी खोलिए, वहां पर अच्छे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स खोलिए। जब ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आएंगे, नेचुरली है कि उस इलाके का विकास अपने आप ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको पूर्वांचल का एग्जांपल दिया, तो पूर्वांचल में डिफेंस का कॉरिडोर खोलना एक अच्छा स्टेप है पूरे पूर्वांचल को विकसित करने के लिए। तो ये काम करके गवर्नमेंट जो है इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटी को कम कर सकती है। इसी तरह आप इनफॉर्मल सेक्टर को जो है वो इंसेंटिव प्रोवाइड कर सकते हो। इनफॉर्मल सेक्टर क्या है कि हमारे देश में मैक्सिमम लोग 80 टू 90% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कि स्ट्रीट हॉकर हैं, रेडी लगाने वाले लोग हैं, आपके संडे मंडे मार्केट में काम करने वाले लोग हैं, खेती में काम करने वाले मार्जिनल वर्कर्स हैं, फार्मर्स हैं। इनको आप इंसेंटिव प्रोवाइड कीजिए। इंसेंटिव किस तरीके से? सपोज जैसे वेंडर्स के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि 10,000 रुपए तक गवर्नमेंट लोन फ्री बिना कोलेटरल के प्रोवाइड करेगी, तो ये आप अपनी रेडी के लिए आपको सामान खरीदना, आप खरीद सकते हो। इसी तरह आप जो है वो जो है और भी बहुत सारे काम कर सकते हो, तो इंसेंटिव प्रोवाइड कर सकते हो आप इनफॉर्मल सेक्टर के लिए, और उन्हें जो है उनकी इनकम और वेल्थ बढ़ाने में आप उनकी मदद कर सकते हो। इसी में एक बहुत अच्छा स्टेप हो सकता है, जैसे कि मार्जिनल वर्कर्स में जो लेडीज हमारी जो है काम करती हैं खेतों के अंदर, अगर हम उन्हें प्रॉपर्टी राइट दे देते हैं, क्योंकि जनरली हमारे देश में प्रॉपर्टी राइट जेंट्स को दिए जाते हैं, तो अगर हम ये कानून बना दें कि अगर मान लो किसी लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वो उस खेत में काम करती है या फार्मर की बीवी है, तो उसकी जमीन को कोई उसका चाचा ताऊ या कोई भी पर्सन नहीं हड़प सकता, वो ऑटोमेटिकली वाइफ के नाम होगी और वो उसको प्रोवाइड किया जाएगा उसका मालिकाना हक। तो डेफिनेट सी है कि हम उनकी इस तरीके से एम्पावरमेंट में और इस तरीके से उनकी इनकम और वेल्थ बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं, जैसे कि मनरेगा के थ्रू गवर्नमेंट ने किया है। ठीक है। इस नेक्स्ट स्टेप जो आता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर या अदर इफेक्ट्स क्या होते हैं, तो अदर इफेक्ट्स में जो सबसे पहला इफेक्ट आता है वो आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर जो है अर्थव्यवस्था में पब्लिक एक्सपेंडिचर का क्या इफेक्ट होता है, ये बात मैं आपको पहले के लेक्चर्स में ही बता चुकी हूँ कि इकोनॉमी में हमारे कभी भी स्टेबिलिटी की पोजीशन नहीं रहती, कभी डिप्रेशन आता रहता है, कभी इन्फ्लेशन आता रहता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि डिप्रेशन वो स्थिति होती है कि जब मार्केट में डिमांड की कमी होती है, जो है और लोग डिमांड करने के लिए आगे नहीं आते, लोग सामान खरीदने के लिए नहीं आते, लोगों के हाथ में पैसा तो होता है लेकिन वो खरीदना नहीं चाहते, तो यहाँ पर हमें प्रभावशाली मांग में वृद्धि करनी होती है। तो डिप्रेशन के टाइम जो है गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू सेम वही काम कर सकती है जो मैंने आपको कीन्सियन थ्योरी में समझाया था, कंपेंसेटरी फाइनेंस या पम्प प्राइमिंग के थ्रू। गवर्नमेंट कंपेंसेटरी फाइनेंस का जो पूरा लेक्चर मैंने आपको समझाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पम्प प्राइमिंग मेथड के थ्रू गवर्नमेंट किस तरीके से मार्केट में मनी को इन्फ्यूज कर सकती है, मार्केट में मनी डाल सकती है और लोगों को जो है काम करवा करके पैसा प्रोवाइड कर सकती है। वो पब्लिक वर्क उस समय करवा सकती है और पब्लिक वर्क के थ्रू जो है उन्हें वेजेस प्रोवाइड कर सकती है और वो मनी जो है वो लोगों के हाथ में दे सकती है। और मैंने आपको पूरा ये डायग्राम के थ्रू भी समझाया था कि ये मनी जो गवर्नमेंट मार्केट में इन्फ्यूज करती है, इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है और मल्टीप्लायर इफेक्ट जब होता है तो डेफिनेट सी बात है कि जब मल्टीप्लायर इफेक्ट ये होगा तो उसके थ्रू जो है लोगों की इनकम काफी बढ़ जाती है, क्योंकि इंडस्ट्रीज खुलना शुरू हो जाती हैं और लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाता है। तो केवल इसके थ्रू डिप्रेशन में गवर्नमेंट कंपेंसेटरी फाइनेंस और पम्प प्राइमिंग के थ्रू, पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू लोगों के हाथ में डायरेक्टली पैसा नहीं पहुंचाती, बल्कि वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो निजी विनियोग होता है उसके लिए भी लोगों को प्रेरित कर सकती है। निजी विनियोग को प्रेरित करने के लिए वो उन्हें बहुत कम लोन के ऊपर या बहुत कम ब्याज के ऊपर लोन दे सकती है, उनकी गुड्स को सब्सिडीज प्रोवाइड कर सकती है, इंडस्ट्रीज को इकोनॉमिक एड दे सकती है, एक्सपोर्ट जो इंडस्ट्रीज करती हैं उनको एक्सपोर्ट इंक्रीज करने के लिए वो उनको टैक्स रिलैक्सेशन दे सकती है, उनको डिफरेंट तरह की सब्सिडीज प्रोवाइड कर सकती है, कच्चे माल पर सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती है जिससे कि उनका माल कॉम्पिटिटिव हो जाए। तो इस तरीके से जो है गवर्नमेंट वो जो है डिप्रेशन से पूरी इकोनॉमी को निकाल सकती है पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू। इसकी पूरी डिटेल आपको मैंने पहले के लेक्चर्स में समझा दी है। जिस तरह इकोनॉमी में डिप्रेशन आता है उसी तरह इन्फ्लेशन भी आता है। इन्फ्लेशन वो स्थिति होती है
जबकि लोगों के हाथ में पैसा तो ज्यादा होता है, लेकिन इतना माल मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, जिससे डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड बढ़ने से वस्तुओं के रेट बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जब वस्तुओं के रेट बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो बहुत जरूरी होता है कि लोगों के हाथ से एक्स्ट्रा मनी जो है वो गवर्नमेंट अ, अपने हाथ में खींच ले। इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना होता है? इस समय गवर्नमेंट अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है, या खासतौर से अनप्रोडक्टिव आइटम के ऊपर जितना भी पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जा रहा है उनको रोक सकती है। जैसे आप जितने भी फ्री इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे हो वो देने बंद कर दीजिए। आप जितनी भी विदेश यात्राएं या आप 5 स्टार होटलों में अपनी मीटिंग्स कर रहे हो आप उनको बंद कर सकते हो। आप जितना भी गाड़ी वाड़ी के लिए फ्री लोन या फ्री मनी प्रोवाइड कर रहे हो वो आप बंद कर सकते हो। तो अनप्रोडक्टिव आइटम पे पब्लिक एक्सपेंडिचर को रोक के गवर्नमेंट जो है इस खर्चे को कम कर सकती है। इसी तरह गवर्नमेंट उन जगह पर एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर सकती है जहां पे कि थोड़ा सा भी एक्सपेंडिचर करने के बाद प्रोडक्शन बहुत जल्दी से बढ़ जाता है। सपोज कीजिए दूध के रेट बढ़ने शुरू हो जाते हैं क्योंकि दूध की डिमांड ज्यादा हो जाती है, प्रोडक्शन कम है। ऐसे केस में गवर्नमेंट उन्हें बहुत अच्छी गाय की क्वालिटी प्रोवाइड कर सकती है या पशु की क्वालिटी जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में दूध देती हैं, और उनके ऊपर सब्सिडी प्रोवाइड करके ये लोगों को बहुत कम रेट में प्रोवाइड किया जा सकता है। तो हम प्रोडक्शन बढ़ा दें अगर रातों रात तो चीजों के रेट अपने आप कम हो जाएंगे। जैसे कि एक बार 2008 में दालों के टाइम हुआ था, दालों के रेट एकदम इंक्रीज होने शुरू हो गए थे। तो अगर गवर्नमेंट दालों के प्रोडक्शन को जो है वो इंसेंटिव प्रोवाइड करती है, किसान दालों का उत्पादन ज्यादा करेंगे, डेफिनेटली इनके रेट्स जो है गिरने शुरू हो जाएंगे। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू अर्थव्यवस्था में जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाई जा सकती है। और अर्थव्यवस्था को चाहे हम किसी भी पोजीशन में आ जाए, डिप्रेशन में आ जाए, इन्फ्लेशन में आ जाए, उससे निकाला जा सकता है। इसी साल आपने देखा 2020 में गवर्नमेंट ने कोरोना पैंडेमिक की वजह से जब इकोनॉमी में एक पूरा का पूरा हॉल्ट आ गया और पूरा का पूरा लॉकडाउन हो गया, तो गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ रुपए इकोनॉमी में फ्यूज करके किस तरीके से इकोनॉमी को जो है वो डिप्रेशन से निकालने की कोशिश की और इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश की। ये भी पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू ही हुआ। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू आप अर्थव्यवस्था में जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ला सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो एक और इफेक्ट होता है वो होता है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर या रोजगार के ऊपर। पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू रोजगार भी बढ़ाया जा सकता है। कैसे? रोजगार बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना होगा कि गवर्नमेंट को या तो खुद से इंडस्ट्रीज लगानी होगी या जो स्टार्टअप्स हैं उनको प्रमोट करना होगा, ताकि ये स्टार्टअप जो है लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सके, ताकि जो नया यूथ हमारा मार्केट में आ रहा है वो इसके थ्रू न केवल खुद जॉब क्रिएटर बने बल्कि और लोगों को भी जॉब्स प्रोवाइड कर सके। तो इस तरीके से आप हमारी इकोनॉमी में जहाँ के यूथ का नंबर बहुत हाई है, हर साल 1.5 से 2 करोड़ यूथ मार्केट में आ रहा है, उनको आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का चैलेंज है, वहां पे आप एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा काम जो गवर्नमेंट कर सकती है पब्लिक एक्सपेंडिचर के वो थ्रू, वो है कि इस यूथ को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, स्किल डेवलप करना इन लोगों की, ताकि ये बहुत सारा काम अपने आप कर सकें। जैसे सपोज जो जूते के मोची हैं, आप उनको जूते बनाने का काम सिखा दीजिए, मोजे का काम सिखा दीजिए और थोड़े थोड़े स्किल डेवलप कर दीजिए। अगर आप यूथ का स्किल उनकी एजुकेशन के साथ साथ ही डेवलप कर देते हैं और इस पर खर्चा करते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू, तो ये यूथ यूथ जो है आने वाले टाइम में जॉब सीकर ना होकर के जॉब क्रिएटर का रूप ले सकता है। और वो तब आपसे जॉब डिमांड नहीं करेगा और अपना उद्योग या अपना धंधा खोल करके खुद ही जो है लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। तो आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर न केवल उनका अनएम्प्लॉयमेंट रोकेगा बल्कि जॉब क्रिएटर के रूप में भी काम करेगा। इसी तरह गवर्नमेंट पब्लिक वर्क का काम इंक्रीज कर सकती है और पब्लिक वर्क का काम इंक्रीज करके लोगों को इन पब्लिक वर्क्स में रोजगार दे सकती है। पब्लिक वर्क जैसे कि आपने मेट्रो का काम शुरू कर दिया, 10 शहरों में मेट्रो का काम शुरू है, या आपने बड़े बड़े हाईवे शुरू कर दिए, या आपने बड़े बड़े एयरपोर्ट का काम शुरू कर दिया, तो इनके थ्रू भी जो है वो लोगों को वर्क प्रोवाइड किया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है। इसी तरह आप जो है जॉब इंसेंटिव प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि मनरेगा के थ्रू आप स्टार्ट कर सकते हैं जॉब एक्सपेंडिचर के प्रोग्राम, और ये काम आप कर सकते हैं। अब आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर का इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर क्या असर पड़ता है। इकोनॉमिक ग्रोथ अंडर डेवलप कंट्रीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मिसेस उर्सुला हिक्स, उन्होंने ये लिखा था कि अंडर डेवलप कंट्रीज में मेन प्रॉब्लम जो होती है वो होता है कि जितने भी अनयूज्ड रिसोर्सेज होते हैं उनका यूटिलाइजेशन किस तरीके से किया जाए। अगर हम उनका यूटिलाइजेशन करने में कामयाब हो जाते हैं तो डेफिनेटली किसी भी कंट्री को डेवलप किया जा सकता है। अब आप इन अंडर डेवलप कंट्रीज में इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से करोगे, तो इसके लिए गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू
बहुत सारे काम कर सकती हैं। क्या काम कर सकती हैं? वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकती हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी दोनों तरीके का, फिजिकल और सोशल। फिजिकल क्या होता है? रोड्स डेवलप करना, रेलवेज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एयरवेज, ये सारे डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, लाइट प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करना, लोगों का स्किल डेवलपमेंट करना, लोगों को हायर एजुकेशन प्रोवाइड करना, अच्छी एजुकेशन दे करके उनको ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करके जो है उनका इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना। इसी तरह इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अर्थव्यवस्था में ला करके भी वो जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। आपको मालूम है कि किसी भी इकोनॉमी में ग्रोथ तभी होती है जबकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। अभी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर मैंने आपको बताया कि अगर अर्थव्यवस्था में डिप्रेशन होगा या इन्फ्लेशन होगा तो ग्रोथ अपने आप हैम्पर हो जाएगी, ग्रोथ अपने आप कम होनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि अभी लास्ट ईयर 2020 में कोरोना के टाइम में हुआ, ग्रोथ एकदम जीरो होगी, नेगेटिव चली गई। लेकिन अगर आपकी इकोनॉमी में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है तो आप ग्रोथ को ला सकते हैं। तो गवर्नमेंट का नेक्स्ट काम जो होगा वो होगा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लाना। इसके बाद और जिसके थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ किया जा सकता है वो है इकोनॉमिक ओवरहेड को डेवलप करना। अगर गवर्नमेंट इकोनॉमिक ओवरहेड को डेवलप करती है, इकोनॉमिक